नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी केरल के सबसे शांत शहर चेलम्बरेकी की है। साल 2004 में जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन की एक फिल्म आई थी जिस फिल्म का नाम धूम था, जो काफ़ी हिट हुई थी और इसे कई लोगों ने देखा भी था। और इसी फिल्म को देखकर कुछ लोगों ने इतनी बड़ी डकैती को अंजाम दिया था जो अब तक की सबसे बड़ी बैंक डकैती बन गई। इस डकैती का तरीका जिसने भी सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। 31 दिसंबर 2007 को मंडे की सुबह बैंक के कर्मचारियों ने बैंक खोला और अंदर घुसे तो उन्होंने देखा कि बैंक से सारा सोना चोरी हो गया है और लगभग 1 करोड़ कैश भी चोरी हो गया है। यानी बैंक से लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा की लूट हो गई है और बैंक के अंदर तोड़फोड़ भी हुई है, जिसे देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। मौके पर पुलिस की टीम वहां पहुंची। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और देखा कि बैंक के नीचे एक होटल है जो काफ़ी समय से बंद था और उसके बाहर एक बोर्ड भी लगा था जिसमें लिखा था रेस्टोरेंट के अंदर मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जिसकी वजह से 8 जनवरी 2008 तक ये रेस्टोरेंट बंद रहेगा। पुलिस ने रेस्टोरेंट का ताला तोड़ा और अंदर जाकर देखा तो पता चला कि यहीं से छत तोड़कर बैंक में घुसकर लूट की गई है। और जब पुलिस ने उस जगह को बारीकी से खंगाला तो एक जगह स्थान पर लिखा था जय माऊ, जिससे सभी को यही लग रहा था कि ये लूट नक्सलियों द्वारा की गई है, क्योंकि इससे पहले भी केरल के कई इलाकों में नक्सलियों द्वारा छोटी मोटी लूट की गई थी, परंतु यह तो बहुत बड़ी लूट थी जिसमें लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा की चोरी हुई थी। इस बार इन लुटेरों को पकड़ने के लिए वहां की पुलिस पर काफ़ी दबाव बन रहा था। लोग सड़कों पर आ गए थे। लोगों की जिंदगी भर की पूरी कमाई चोरी हो गई थी, जिसके बाद जांच के लिए पुलिस की एक टीम बनाई गई थी। लुटेरे बहुत शातिर थे। पुलिस को अंदर फिंगरप्रिंट तक नहीं मिले क्योंकि उन्होंने ग्लव्स पहनकर लूट को अंजाम दिया था। पुलिस को बैंक के कर्मचारियों पर भी शक हो रहा था, इसीलिए सभी कर्मचारियों के घर की अच्छे से तलाश ली गई थी और सभी पर अच्छे से नजर रखी गई थी, परंतु कहीं से कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। जिसके बाद पुलिस ने रेस्टोरेंट के मालिक से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसका रेस्टोरेंट बहुत पहले से यहाँ पर था, लेकिन उसका ये रेस्टोरेंट कुछ समय से बहुत घाटे में चल रहा था। जिसके बाद वहाँ बाबू नाम का एक आदमी आया जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष थी। उसने उस रेस्टोरेंट को कुछ सालों के लिए किराए में लेने की बात की और उसने लालच में अपने फायदे के लिए बिना उसकी जांच पड़ताल के ही उसे किराए पर दे दिया और उसे किराए के तौर पर एडवांस में 1 लाख रुपये भी दे दिए थे। मालिक को उसने अपना नंबर भी दिया था, लेकिन रेस्टोरेंट का मालिक उस नंबर को सेव करना भूल गया था। 23 दिसंबर 2007 को बाबू नाम का उस आदमी ने उसे किराए पर ले लिया, जिसके अगले दिन से ही उसने उसकी खिड़कियां और दरवाजे बंद करके बाहर बोर्ड लगा दिया था और अंदर से मशीनों के चलने की आवाज़ आती थी, जिसके बारे में वो कहता था अंदर रिपेयरिंग का काम चल रहा है, जिस वजह से वो उस बात को नज़रअंदाज करता था। आसपास के लोग भी बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें लग रहा था उनके पड़ोस में एक बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट खुलने वाला है, परंतु किसे पता था ये बहुत बड़ी लूट होने वाली है। पुलिस रेस्टोरेंट के मालिक से बाबू का एड्रेस लेकर पता करने गई, परंतु सब कुछ फर्जी निकला। इसी बीच पुलिस को कहीं से उसका नंबर मिल गया था जिसे रेस्टोरेंट के मालिक ने सेव नहीं किया था। उस टाइम पर एलजी के सीडीएम में हैंडसेट आते थे जिसमें सिम कार्ड की ज़रूरत नहीं होती थी
फोन के अंदर ही नंबर मिल जाता था। उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड से पुलिस को पता चला कि बाबू नाम के उस आदमी ने वो फोन 500 रुपये में एक मोबाइल की दुकान से खरीदा था, जिसका नंबर किसी और के नाम से था। उस फोन के कॉल रिकॉर्ड से यह पता चला कि बाबू ने उस फोन का इस्तेमाल कुछ ही लोगों से बात करने के लिए किया है, जिसमें रेस्टोरेंट के मालिक और आसपास के कुछ दुकानदार थे। पुलिस ने इन लोगों की सहायता से बाबू नाम के उस आदमी का स्केच बनाया और उसे सभी राज्यों में भेज दिया था, और वो स्केच मीडिया में भी आ गया था। जिसके बाद बाबू को यह तो पता चल गया था पुलिस उसके पीछे पड़ी है, और वो देश के अलग अलग कोनों में जाकर छिपने लगा। कुछ समय बाद पुलिस को एक कॉल आता है। वो कॉल हैदराबाद के एक पीसीओ से था, जिसमें वो आदमी कहता है हैदराबाद के एक होटल में एक नक्सली दिखा है, जिसके पास बहुत सारा सोना भी है। तुरंत मौके पर पुलिस उस होटल में पहुंचती है, लेकिन वो आदमी वहां नहीं मिलता, परंतु बैंक से लूटा गया सोना वहां से बरामद हुआ। उस जगह की पुलिस अच्छे से छानबीन करती है। वहां पे एक कागज पड़ा हुआ था जिसमें जय माऊ लिखा हुआ था। पुलिस कंफ्यूज हो गई थी, बैंक को लूटने वाले सचमुच नक्सली है या फिर नक्सली एंगल डाल के उन्हें जांच से भटकाने की साजिश रची जा रही है, क्योंकि नक्सली कभी भी डकैती के बाद इस तरह का जय माऊ का निशान नहीं छोड़ते। बाद में पुलिस ने उस पीसीओ को ढूंढा जहां से पुलिस को कॉल किया गया था कि होटल में एक नक्सली को देखा गया है। पुलिस ने पीसीओ के मालिक को बाबू का स्केच दिखाया और पीसीओ वाले ने कंफर्म कर दिया कि इसी आदमी ने उस दिन इसी टाइम पर यहां से कॉल किया था। जिसके बाद पुलिस समझ गई थी उसका सामना एक सातिर लुटेरे से हुआ है जो उन्हें अपने इशारों पर नचा रहा है। वो पुलिस को हमेशा चकमा देता रहा और अलग अलग जगह छिपता रहा। बाबू को ढूंढना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने इस केस में एक एक चीज को बारीकी से दोबारा जांच करना शुरू किया। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि बाबू उस फोन के अलावा एक और फोन का इस्तेमाल करता होगा जो उसका पर्सनल फोन होगा, और वो दोनों फोन को अपने साथ रखता होगा, जिस दोनों फोन की एक लोकेशन पर एक्टिव रहते होंगे। पुलिस ने सीडीएम में फोन का लोकेशन निकाल लिया और यह पता लगा लिया कि सीडीएम में फोन के साथ कौन सा ऐसा नंबर था जो बाबू की हर लोकेशन पर एक्टिव रहता था। इसलिए बाबू जहां गया होगा उसके साथ लोकेशन मोबाइल टावर से ही कॉल, मैसेज और इंटरनेट सर्विस की जांच की जाने लगी। कई दिनों की मेहनत के बाद पुलिस को एक संदिग्ध नंबर मिला। वो नंबर वीटी जोसेफ के नाम पर रजिस्टर था, जिससे सभी को ये लग रहा था वीटी जोसेफ नाम ये बाबू नाम के उस फर्जी आदमी का ही है। पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया और आखिरकार उस लुटेरे तक पहुंची गई जिसने इतनी बड़ी बैंक की लूट को अंजाम दिया था। 27 फरवरी 2008 को उसे गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद उससे पूछताछ की गई और उसने कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए। उसने ये भी बताया कि बाबू, रामू और देबू जैसे उसके कई नाम हैं, जिन्हें वो अलग अलग जगह नए नए अपराधों के लिए इस्तेमाल करता है। उसने बताया कि वो केरल के ही एक गांव का रहने वाला था। कम उम्र में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से वो अपने स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया था। उसकी प्रॉपर्टी पर उसके जीजा ने कब्जा कर लिया था और वो गलत रास्ते पर चले गया था। उसने बताया कि पहला अपराध उसने 18 साल की उम्र में कर दिया था। तब उसे एक दुकान पर डकैती के जुर्म में 1 साल के लिए जेल जाना पड़ा था। जेल से बाहर निकलने के बाद उसकी दोस्ती गांव के लुटेरे से हो गई थी। उसने धीरे धीरे डकैती करना शुरू किया और साथ ही साथ शराब और गांजा भी बेचना शुरू कर दिया था। एक दिन उसे पुलिस ने
गांजा बेचते हुए पकड़ लिया था और उसे जेल में बंद कर दिया। दोबारा जेल में जाने के बाद उसकी दोस्ती जेल के ही अंदर एक दूसरे अपराधी जिसका नाम राकेश था उससे हो गई थी, जो कि चोरी के आरोप में जेल में बंद था। जेल से छूटने के बाद उन दोनों ने काफ़ी लूट की और बहुत सारी जगह डकैती डाली। बाद में धीरे धीरे दोनों ने सुधरने की कोशिश भी की और बाबू ने शादी भी कर ली थी, लेकिन वो अपराध की दुनिया को छोड़ नहीं पाया। अब उसका इन छोटी मोटी डकैती से मन भर गया था। अब वो बड़ा हाथ मारना चाहता था। जोसेफ उर्फ बाबू बताता है कि एक दिन उसने धूम फिल्म देखी और इसी फिल्म को देखकर उसे बैंक लूटने का आइडिया आया और उसने आखिरकार 2007 में ऐसा बैंक मिल भी गया जिसे वह लूट सकता था। जिसके बाद उसने उस बैंक के नीचे वाले रेस्टोरेंट को किराए पर लिया। बैंक के नीचे से सुरंग बनाने के लिए उसने ड्रिल मशीन और कटर का इस्तेमाल भी किया और 29 दिसंबर 2007 को बैंक से जब सारे कर्मचारी घर चले गए थे, तब रात में जोसेफ उर्फ बाबू और उसके दोस्त राकेश ने मिलकर रेस्टोरेंट की छत को ड्रिल मशीन और कटर मशीन की सहायता से काटना शुरू कर दिया और आखिरकार उन्होंने एक इंसान जितना घुसने वाला होल कर ही दिया और वहां से करीब 10 करोड़ का माल लेकर भाग गए। बाद में पुलिस ने उसके साथी राकेश को भी गिरफ्तार कर लिया था। उन दोनों ने चेन्नई में काफ़ी फ्लैट भी खरीद लिए थे और उन दोनों के घर से काफ़ी सोना भी बरामद किया गया था। ये केस लगभग 4 सालों तक अदालत में चला। तमाम सबूत और गवाहों के आधार पर इन दोनों को 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई।